सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज। और आज हमारी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज की क्लास है जिसमें हम एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये एक सिंगल वीडियो पूरी एंड तक देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे के सारे हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़, अगर आपने वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर देखा है तो कंप्यूटर वाला सेक्शन देखना। और जो मैंने, अगर आपने मेरा पूरा कंप्यूटर वाली वीडियोस देखी है लर्न विद एमसीक्यू सीरीज से, और मैच कर लेना। एग्जैक्ट वही चीज़ें जो जो मैंने पढ़ाई थी वो आई हैं। BIOS मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर किसी ने पढ़ाया होगा, लेकिन एग्जैक्ट वो BIOS वाला MCQ उसमें बना हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज के टॉपिक पे, MS पावर पॉइंट। ठीक है, पूरा इसका DNA निकाल देंगे, चाहे वो पावर पॉइंट हो और एक्सेस हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 30 MCQs दोनों के होंगे, MS पावर पॉइंट को के भी होंगे और MS एक्सेल के भी होंगे। ठीक है, और एक और चीज़ कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया जूनियर असिस्टेंट का, वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि इसकी विंडो मैं जल्दी से बंद कर दूंगा। और एक और चीज़ कि जिन्होंने भी ये परचेज़ किया उनका जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का एमसीक्यू है जो जेकेएसएससी पूछता है। चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज हो, चाहे स्टेटमेंट रॉन्ग बतानी हो, या जो कंसेप्चुअल वन लाइनर्स होते हैं वो भी। तो ठीक है, तो 2025 के स्पेशली पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी के और आज तक जितने भी एमसीक्यूज पूछे हैं जेकेएसएस में, उनका पूरा क्रक्स एनालिसिस करके बनाए गए हैं ये आपके मॉक टेस्ट। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो 5 सबसे पहले फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 4 आपको अभी मिलेंगे और एक जो मेगा मॉक होगा वो 10 दिन पहले मिलेगा। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ, 5 सेट्स मिलेंगे कंप्यूटर के, और कंप्यूटर के स्पेशली जो एमसीक्यूज हैं जो जेकेएसएसबी पूछ रहा है आजकल, वन लाइनर नहीं पूछ रहा, आपको पता है, फैक्चुअल बेस्ड एमसीक्यूज पूछ रहा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है, तो वो सारे उस टाइप के आपको मिल जाएंगे। मैथ्स और रीजनिंग जैसे एज यूजुअल जो जेकेएसएस भी पूछता है वो आपको मिल जाएंगे 5 सेट्स अलग से आपको मिलेंगे। इंडिया की जो जीएस है उसके अलग से मिलेंगे, और 5 सेट्स जो जम्मू कश्मीर की जीएस है उसके अलग से मिलेंगे, ताकि सेपरेटली आप तैयारी कर सको। दूसरा, 5 सेट्स आपको मिलेंगे जनरल इंग्लिश के, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा। लेटेस्ट जेकेएसएसबी पैटर्न के बेस पे मिलेंगे। ठीक है, जिसमें फुल लेंथ और सेक्शनल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको पीडीएफ्स मिलेंगे उसके, और जिसके एंड में आपको उसकी आंसर की मिल जाएंगी, तब आप, ताकि आप पूरा अपना पेपर खुद इवेलुएट कर सको। ठीक है, आप या फिर एक काम, जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप जैसे ही पीडीएफ्स लें मुझसे, आप उसका प्रिंट आउट कराएं, OMR शीट साथ में रखें, टाइमर लगा के प्रॉपर एक एग्जाम इन्वायरमेंट में अपना टेस्ट दें, ताकि आपको जाके वहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, सर्कल भरने पड़ेंगे, तो उसमें भी तो आपको पहले से ही पूरी उस चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी लिया उनका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप भी ले सकते हो, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद मैं ये विंडो बंद कर दूंगा, फिर हम चलेंगे FAA पे, उस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट्स अ पावर पॉइंट शो दैट ओपन्स डायरेक्टली इन फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, तो हर एक एमसीक्यू का एनालिसिस करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एमएस पावर पॉइंट का पहले क्या एक्सटेंशन था, अब क्या एक्सटेंशन है, और थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की, डेवलपर कौन था, कब बनाया गया। ठीक है, पहले जब बना था तो इसका नाम क्या था, तो वो सारी हम चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पावर पॉइंट की, तो जब इसको डेवलपर बनाने वाली जो कंपनी है, याद रखना उसका नाम है फोरथॉट। ठीक है, फोरथॉट ने बनाया है, फोरथॉट जो है वो इसकी डेवलपर कंपनी है। और जब बनाया गया था तो इसका ओरिजिनल नाम था प्रेजेंटर। ठीक है, प्रेजेंटर नाम था, और ये बनाया गया था सबसे पहले एप्पल मैकिनटोश के लिए। मैकिनटोश के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए कब बनाया गया था, तो याद रखना माइक्रोसॉफ्ट के लिए 1987 में बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए बनाया गया था। सारी चीज़ें जानेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा कि पावर पॉइंट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोरथॉट। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी इसकी एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले आप एक्सटेंशन बस याद रखो अभी, फिर उसके क्या क्या फंक्शन है वो बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 2007 से पहले क्या था और अब क्या है। ठीक है, 2007 से पहले अगर मैं जनरल जो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है वो याद रखना, वो थी पीपीटी। ठीक है, पीपीटी थी, और 2007 के बाद हुई वो पीपीटीएक्स। एक्स क्यों लगता है, क्योंकि XML बेस्ड है। जैसे हमारा जो एक्सेस है वो कौन सा बेस्ड है, तो याद रखना VBA, वो VBA बेस्ड है, VBA बेस्ड है। और हमारा जो पावर पॉइंट है वो XML बेस्ड है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि एक्स वीबीए क्या होता है, एक्सएमएल क्या होता है। पहले हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि पावर पॉइंट में रिबन कब इंट्रोड्यूस हुआ था। पावर पॉइंट में ही नहीं, एमएस वर्ड में और एक्सेल में भी, तो 2007 के बाद से हमारा जो रिबन टैब है वो आना शुरू हो गया था। क्वेश्चन आता है कि रिबन इंटरफेस कब आया था पावर पॉइंट में, तो 2007 के बाद। और कौन से फॉर्मेट में है, तो याद रखना एक्सएमएल फॉर्मेट में है। ठीक है, और क्वेश्चन आ गया कि एमएस जो एक्सेल है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो वीबीए फॉर्मेट में है। ये 2-3 एग्जाम्स में जेकेएसएसबी के आ चुका है। तो जो बेसिक चीजें थी पावर पॉइंट की जो सबको पता होनी चाहिए थी, वो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी हम इसके सारी व्यूज पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के स्लाइड्स, एनिमेशन, ऑटोमेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपने बनना है, कुछ इंपॉर्टेंट वो जान लो। ठीक है, इसकी एक्सटेंशंस और ज़्यादा एक्सटेंशंस, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंटेशन फाइल का क्या होता है, तो याद रखना पीपीटीएक्स प्रेजेंटेशन फाइल का होता है हमारा एक्सटेंशन। और ओल्ड क्या था, तो पीपीटी। स्लाइड शो फाइल के लिए कौन सा होता है, तो स्लाइड शो फाइल के लिए पीपीएसएक्स। जब भी एक्स लगा होगा किसी भी एक्सटेंशन के साथ, तो याद रखना वो 2007 के बाद वाले की बात हो रही है। और अगर एक्स नहीं लगा है, जैसे पीपीएक्स है, तो मतलब 2007 के पहले वाले की बात कर रहे हैं। टेम्पलेट फाइल के लिए पूछा जाता है, तो याद रखना पीओटी था पहले 2007 के पहले, और पीओटी एक्स लगा देंगे तो 2007 के बाद वाला। ये कौन सा है, टेम्पलेट वाला। टेम्पलेट वाला पावर पॉइंट के टेम्पलेट वाला एक्सटेंशन है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा पीपीएसएक्स। अब इसके बारे में पूरी चीज़ें जान लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। पीपीएसएक्स क्या है वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो, पीपीएसएक्स की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है पावर पॉइंट शो। क्या फुल फॉर्म है, पावर पॉइंट शो। यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर पॉइंट शो। ठीक है, पावर पॉइंट शो। और जब भी हम इस जो एक्सटेंशन इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो याद रखना हमारा स्लाइड शो वाला जो फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि स्लाइड शो वाला फंक्शन किस पे क्लिक करने पे आएगा, तो याद रखना ये जो एक्सटेंशन है पीपीएसएक्स पे भी अगर हम क्लिक करेंगे, तो हमारा जो स्लाइड शो वाला फंक्शन है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल प्रेजेंटेशन अगर हमें किसी को भेजनी है, उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट होता है कौन सा, पीपीएसएक्स। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और पीपीटीएक्स क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड हमारा एक्सटेंशन है। और कौन सा होता है, एक्सएमएल बेस्ड रहता है। और पॉटेक्स का मैंने आपको बताया, पॉटेक्स क्या है, ये टेम्पलेट फाइल होती है। पीओटी 2007 से पहले थी और 2007 के बाद क्या आ गई, पॉटेक्स। ठीक है, और पीटीएक्स कोई भी जो है हमारी एक्सटेंशन नहीं होती। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सीधा आएगा कि स्लाइड शो के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो याद रखना पीपीएसएक्स। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड पे। जितनी भी इंपॉर्टेंट कीज हैं, अब नोटबुक पेन उठा लो, मैं सारी लिखवाऊंगा पावर पॉइंट की। विच की फंक्शन इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो सबसे पहले लिख ही लेते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज ऑफ पावर पॉइंट। नोटबुक पेन निकालो और लिखना शुरू करो। सबसे पहले आती है कि नई स्लाइड जब हम ओपन कर रहे हैं, तो वो होती है, सबको ही पता होगा, ये कंट्रोल+M न्यू स्लाइड के लिए। कंट्रोल+M हो जाती है हमारी न्यू स्लाइड के लिए। और कंट्रोल+N भी होती है इसमें। ठीक है, अगर हमें न्यू प्रेजेंटेशन अगर ओपन करनी है, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए ये डिफरेंस होता है एम और एन में। ठीक है, क्वेश्चन होता है कि कंट्रोल D किस लिए होता है, तो ये होता है किसी स्लाइड का आगे हमें डुप्लीकेट चाहिए, मतलब कोई स्लाइड है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड भी इसी की तरह हो, तो उसके लिए उसका डुप्लीकेट बनाने के लिए जो होती है वो होती है कंट्रोल+D। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की स्लाइड शो की क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना स्लाइड शो की होती है Shift+F5। अगर मैं बात करूँ, Shift+F5 होती है हमारी स्लाइड शो की। ठीक है, और एक होती है F5। और ये जो होती है ना Shift+F5, ये होती है करंट जो स्लाइड आपकी सिलेक्टेड है, मतलब जो करंट स्लाइड है जिस पे काम हो रहा है, वहां से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। क्वेश्चन आता है कि बिगनिंग, जो पहली स्लाइड है वहां से आपको स्लाइड शो करना, तो उसके लिए होती है F5, बिगनिंग से स्लाइड शो शुरू करने के लिए। ठीक है, ये है डिफरेंस Shift+F5 में और F5 में। ठीक है,
और क्वेश्चन आता है कि स्लाइड शो को अगर बंद करना तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, तो एस्केप होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो मैंने बता दी। ठीक है, और भी आगे आएंगी, उसके बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम चीज़ें देखेंगे। तो अभी मैंने बताया था यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। तो करंट स्लाइड का मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन अगर आया होता कि बिगनिंग, पहली जो स्लाइड है वहां से स्लाइड शो शुरू करना है, तो उसकी हो जाती F5। तो इसकी क्या है, शिफ्ट प्लस F5 इसका आंसर हो जाएगा। और F5 किसकी होती, अगर हमें शुरू से शुरू करना है। तो देख रहे हो, हर एक चीज को पढ़ेंगे पावर पॉइंट की, कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बार बार एमसीक्यू बनता है जहाँ एग्जाम में। ठीक है, थर्ड है, इन कंटेक्स्ट ऑफ पावर पॉइंट एनिमेशन व्हाट इज अ मोशन पाथ। तो मोशन पाथ क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब सिंपल समझो मोशन पाथ क्या होता है। सबसे पहले याद रखना, ये एक एनिमेशन का टाइप होता है। ठीक है, एनिमेशन का टाइप होता है। एनिमेशन आपको पता है कि आपकी स्लाइड पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई फोटो है, वो मोशन में कर रही है, मतलब घूम रही है, तो उसी को हम बोलते हैं एनिमेशन। अब हम बात करते हैं कि मोशन पाथ क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपकी एक स्लाइड है। ठीक है, एक स्लाइड है, आप चाहते हो कि इसी स्लाइड में ये कोई, सपोज कर लो कि ये कोई ट्रक है। ठीक है, ये ट्रक है, आपने इसका एक पाथ बना दिया कि ये जो ट्रक है ना, ये मोशन करेगा, मतलब ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट कर रहा है ये आपने इसका एक पाथ जो है वो डिफाइन कर दिया कि ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, यही जो पाथ फॉलो कर रहा है इस स्लाइड पे, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मोशन पाथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोशन पाथ। अब क्वेश्चन आता है कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो याद रखना ये 4 टाइप्स के होते हैं इसके मोशन पाथ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है लाइन, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ठीक है, दूसरा होता है कर्व, अगर वो कर्व, जैसे ये मैंने बताया आपको, इलेप्टिकल कर्व में ये मूव कर रहा है। तीसरा होता है आर्क्स। ठीक है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कस्टम, जो हम खुद सेट कर सकते हैं, खुद ही जो हम अपना पाथ ड्रा कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कस्टम पाथ। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने टाइप के मोशन पाथ होते हैं पावर पॉइंट में, तो 4 टाइप में, ये किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, चाहे आप पेड में पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे कहीं से पढ़ रहे हो, मोशन पाथ किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, मेजोरिटी में। ठीक है, ऊपर ऊपर से पावर पॉइंट जो है वो सारा पढ़ा देते हैं। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, अ प्री डिफाइंड पाथ एंड ऑब्जेक्ट फॉलोज अक्रॉस द स्लाइड। तो मैंने बता दिया। ठीक है, मोशन पाथ क्या होता है, और ज़रूर यहाँ से सवाल बन सकता है। आजकल वो भूल जाओगी लेवल जो पहले आता था 2020 में, 21 में, 2025 में जेकेएसएस में पूरा लेवल ही चेंज कर दिया है। और अगर आपने मेरे जो सीरीज़ है उसकी जो सेक्शनल टेस्ट देखी होगी कंप्यूटर की, डिट्टो वही पैटर्न के मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड हो या कंसेप्चुअल वन लाइनर्स हो। ठीक है, चलते हैं फोर्थ पे। Which feature would you use to apply the same font and logo to every slide in your presentation automatically? तो कौन सा फीचर होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। अब इस क्वेश्चन पे जाने से पहले सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ व्यूज बताना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपको पता ही है। तो सबसे पहले व्यूज लिख लो कि व्यूज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, व्यूज। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल व्यू क्या होता है। और ये जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आता है कि डिफ़ॉल्ट कौन सा व्यू ओपन रहता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसी व्यू में हम एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी व्यू में हम एडिटिंग कर सकते हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे स्लाइड्स के थंबनेल होते हैं, क्या होते हैं, कौन सा थंबनेल हमने वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ठीक है, और सेंटर में क्या होती है, स्लाइड होती है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे नीचे होता है नोट्स पेन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक होता है आउटलाइन व्यू। ठीक है, आउटलाइन व्यू होता है, अगर हमने अपनी स्लाइड में कुछ टेक्स्ट, अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट दिखे, जो हमने लिखा हुआ है सिर्फ टेक्स्ट हम चेक करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो जल्दी ऑर्गेनाइज हो सके। तो उसके लिए हमारा जो व्यू होता है आउटलाइन होता है। क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट व्यू कौन सा होता है, तो याद रखना वो आउटलाइन व्यू ही होता है। जैसे नॉर्मल व्यू में लेफ्ट साइड में हमारा क्या था, थंबनेल्स थे जो हम लगा सकते हैं, लेकिन आउटलाइन व्यू में वहां पे हमें टेक्स्ट शो करता है। तीसरा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। तीसरा होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई हैं वो सारी हमें एक ऐसे करके दिखाना शुरू कर देता है, ऐसे करके हमारे सामने आ जाएंगी। एक ही स्क्रीन पे सारी हमारी स्लाइड्स छोटी छोटी थंबनेल होकर दिखाई देंगी। मतलब अगर हमने सीक्वेंस चेंज करना, मतलब ये पहले लगानी है, ये बाद में लगानी है, ये फोर्थ को मैंने पहले पे लाना है, तो सीक्वेंस चेंज करने के लिए जो हमारे पास बेस्ट व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। आई होप चीजें चीजें समझ में आ रही होंगी। और एक होता है नोट्स पेज व्यू। कौन सा होता है, नोट्स पेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जान लो, होता है नोट्स पेज व्यू।
अब इसको इस तरीके से समझो, सपोज़ कर लो कि मैं प्रेज़ेंटर हूँ और मैंने अपनी जो एक पीपीटी है वो दूसरे को दिखानी है। तो मैंने ये स्लाइड बनाई, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ ना यार कि जब मैंने इसको प्रेज़ेंट करना है, तो प्रेज़ेंट इस हिसाब से करूँ ताकि मेरे को चीज़ें भूली नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ एक सेक्शन और यहाँ पे अपने कुछ नोट्स लिख देता हूँ जो सिर्फ़ मुझे दिखाई दें और दूसरे को दिखाई नहीं दें। तो ये सिर्फ़ प्रेज़ेंटर को दिखाई देती है। तो इसमें जो स्क्रीन होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जो नीचे वाला सेक्शन होता है वो वहाँ पे हम अपने नोट्स, ताकि हम जो भूले ना वहाँ पे जाके जब हमने अपनी प्रेज़ेंटेशन दिखानी है, तो वो उसी हिसाब के लिए होती हैं। तो ठीक है, तो नोट्स पेज व्यू यही होता है। ठीक है? थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए बताना पड़ रहा है, ठीक है? सारे व्यूज़ आपको पता होने चाहिए। तो कितने व्यूज़ हो गए? 1, 2, 3, 4, ठीक है? एक और व्यू होता है हमारे पास जो होता है स्लाइड शो व्यू। ये तो आपको पता है जब आप प्रेज़ेंटेशन दिखाते हैं, ठीक है? अपनी पीपीटी की, तो यही चलता है जिसमें स्लाइड जो हैं वो धीरे-धीरे एनिमेट होके चलती है। एक स्लाइड आती है, फिर दूसरी स्लाइड आती है, फिर तीसरी आती है, ठीक है? और इसमें आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है? ये लॉक्ड रहती है। और अगर फर्स्ट से बताया था कि फर्स्ट स्लाइड से शुरू करना तो F5, अगर करंट स्लाइड से करना है तो शिफ्ट प्लस F5, ठीक है? ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक ही इसी की जैसी एक व्यू होती है जिसे हम बोलते हैं रीडिंग व्यू। जैसे इसमें इसमें भी सेम ही होता है, स्लाइड्स मूव करती हैं, स्लाइड शो की तरह होता है, लेकिन इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब कुछ-कुछ अपने हिसाब से जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। रीडिंग व्यू में यही डिफरेंस होता है, ठीक है? इसमें हम चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें लॉक्ड हो जाता है ना, इसमें हम कोई और फंक्शन कर नहीं सकते, लेकिन इसमें हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रीडिंग व्यू में। तो ये है टोटल इसके व्यू। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से जाने तो एक होता है हमारे पास मास्टर व्यूज़, वही इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन में आया है मास्टर व्यूज़, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर पॉइंट में। थोड़ा-सा मास्टर व्यूज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मास्टर व्यूज़ क्या होते हैं, ठीक है? मास्टर व्यू का ये समझो, ठीक है? बेसिकली ये चेंजेस करने के काम आते हैं। सपोज़ करो ये आपकी स्लाइड्स हैं, ठीक है? 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड और ये 4 स्लाइड्स हमने बनाई। मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसमें अगर जो चेंज करूँ ना, सपोज़ करो मैं इसमें थंबनेल चेंज कर रहा हूँ या कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ यार ये सब में चेंज हो जाए। तो अगर मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमैटिकली सब में चेंज हो जाएगा। तो इसी के लिए हम जो है वो मास्टर व्यूज़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट व्यूज़ होते हैं, वो भी जान लेते हैं, ठीक है? एक होता है इसमें स्लाइड मास्टर व्यू। कौन-सा होता है? स्लाइड मास्टर व्यू। अब स्लाइड मास्टर में क्या होता है? सपोज़ करो ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है। अब मेरी कंपनी का एक लोगो है, मैं चाहता हूँ ये ए जो है वो मेरी कंपनी का लोगो है, इस पे मैंने लगाया। तो स्लाइड मास्टर में क्या होगा ना, आपकी सारी स्लाइड्स में ये लोगो लगना शुरू हो जाएगा, ए, ठीक है? और इसी प्लेस पे जहाँ पे मैंने लगाया वहाँ पे लगेगा। ये है स्लाइड मास्टर व्यू। और दूसरा है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर में कुछ नहीं है, ये आपकी स्लाइड्स हैं और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे ना मैं इसका जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दूँ, तो ये सब में चेंज होना है। ये फ़ॉन्ट के लिए होता है, मतलब आपने अगर कोई हेडर चेंज करना है, फुटर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, तो वो सारी स्लाइड्स में ऑटोमैटिकली हो जाएगा। तो देख रहे हो इस पे मैंने क्या किया, इसमें मैंने कोई लोगो लोगो लगा दिया, कोई एनिमेशन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो मैं चाहता हूँ सारी स्लाइड्स में वो लग जाए। तो वो लगना शुरू हो जाएगा सारी में। इसमें मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट में कुछ बदलाव किया, ठीक है? हेडर में किया, फुटर में किया, पेज लेआउट ठीक किया, तो उसके लिए हमारा जो आ जाएगा, हमारा नोट्स मास्टर आ जाएगा, ठीक है? और इसका तीसरा हो जाता है हमारा हैंड आउट मास्टर, ठीक है? हैंड आउट मास्टर के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि यार, क्योंकि कहीं से भी पावर पॉइंट से सवाल आ सकता है और मैंने जिस हिसाब के क्वेश्चन देखे हैं तो आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है? आई होप कई लोगों को बोर कर रही होंगी, लेकिन अब पढ़ना ही है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? लास्ट है हमारा हैंड आउट मास्टर व्यू, ठीक है? हैंड आउट। अब ये हैंड आउट क्या होता है, जैसे आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या करनी है, प्रिंट करवानी है, ठीक है? उसकी कॉपीज़ आपको चाहिए। तो सपोज़ करो ये आपके पास स्लाइड्स आ गई। आप चाहते हो कि जो एक पेज है ना, उसपे ये तीनों स्लाइड्स आ जाएँ। जैसे ये एक पेज है, इस पे ये पहली स्लाइड आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए। तो इसी को हम बोलते हैं हैंडआउट। मतलब प्रिंट जब आप कराओगे, तब आपका जो प्रिंटिंग फॉर्मेट होगा, वो कैसे दिखेगा? आप चाहते हो एक पेज पे 2 स्लाइड्स आएँ, एक पेज पे एक ही आए, तो उसके लिए जो व्यू होता है, वो होता है हैंडआउट मास्टर व्यू, ठीक है? तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, व्हिच फीचर वुड यू यूज़ टू अप्लाई द सेम फ़ॉन्ट एंड लोगो टू एवरी स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली। अगर आया होता सेम फ़ॉन्ट, तब हमारे पास कौन सा हो जाता, नोट्स मास्टर, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, लोगो भी लगा दिया, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा,
इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा स्लाइड मास्टर व्यू। कौन सा? स्लाइड मास्टर व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आई होप आपने समझा होगा, इसलिए आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइड स्लाइड ऑप्शन इज करेक्ट। तो हाइड स्लाइड एक ऑप्शन होता है पावर पॉइंट में, आपने बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। सपोज करो कि आप अपनी स्लाइड्स किसी अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो, आप प्रेजेंटर हो, आप ऑडियंस को अपनी जो पीपीटी है वो शो करवा रहे हो। आप चाहते हो कि यार एक पर्टिकुलर स्लाइड है वो अच्छी नहीं बनी है और मैं उसको डिलीट भी नहीं करना चाहता, बस उनको ना दिखे, ठीक है, और मैं डिलीट भी मुझे ना करने पड़े। तो उसके लिए जो ऑप्शन होता है वो होता है हाइड स्लाइड, कि मैंने डिलीट भी नहीं की लेकिन जो ऑडियंस है उनको भी नहीं दिखी, क्योंकि उसको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर लिया, हाइड कर लिया। तो इसलिए होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? द स्लाइड रिमेन्स इन द फाइल बट स्किप्ड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो स्लाइड शो के टाइम पे वो गायब रहती है, ऐसे वो स्लाइड में होती है, ठीक है, हिस्सा रहती है वो आपकी पीपीटी का, लेकिन जो ऑडियंस है उसको नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। परमानेंटली डिलीट नहीं होता। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जानेंगे कि ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, और यहाँ पे आ गया एनिमेशन। ठीक है, अब ट्रांजिशन में क्या होता है? ट्रांजिशन एक ऐसा इफेक्ट है जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, तो उसका अगर मैंने इफेक्ट कोई चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांजिशन। एनिमेशन में क्या होता है? स्लाइड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आपने कोई इमेज बना दी, कुछ मतलब ड्रॉ कर दी चीज़ें, तो उसके अंदर कोई अगर मैंने इफेक्ट करना है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एनिमेशन। तो ट्रांजिशन कहाँ पे लगता है? दो स्लाइड्स के बीच में, और एनिमेशन स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो कहाँ बताया मैंने? जो ट्रांजिशन है ये पूरी स्लाइड पर लगता है, ठीक है, और एनिमेशन में स्लाइड के अंदर लगता है। और एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे ट्रांजिशन के हो जाते हैं फेड। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि फेड, पुश, वाइप और स्प्लिट ये किसके टाइप हैं? तो जो स्टूडेंट होते हैं वो एनिमेशन पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन के टाइप है। ठीक है, और एनिमेशन के जो टाइप हो जाएंगे वो एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे फ्लाई, ठीक है, फ्लोट इन, फ्लोट इन हो गया, ठीक है, बाउंस, ये सब है एनिमेशन के टाइप्स। और ये आपको एनिमेशन टैब में मिलता है और ये आपको ट्रांजिशन टैब में मिलता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ट्रांजिशन अप्लाई टू द एंट्री ऑफ द स्लाइड इटसेल्फ, सही हो जाएगा पहला। एनिमेशन अप्लाई टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, अभी मैंने बताया बिल्कुल सही है। यू कैन ऐड साउंड टू ए ट्रांजिशन बट टू नॉट एन एनिमेशन। अब ये खुद सोच के बताओ कि क्या सही होगा। पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी, थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि साउंड जो है हम ट्रांजिशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एनिमेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साउंड हम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांजिशन में भी और एनिमेशन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है। सेवंथ है, विच व्यू इज बेस्ट सुटेड फॉर रीऑर्डरिंग, डुप्लीकेटिंग, डिलीटिंग स्लाइड्स इन बल्क। तो अभी मैंने बताया था कि रीऑर्डरिंग के लिए, रीऑर्डरिंग हमें करनी है, तो उसके लिए कौन सा व्यू होता है? सो स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है, छोटी छोटी स्लाइड्स हमें दिखती हैं थंबनेल की तरह, तो अगर मैं चाहूँ तो इसका अगर मेरे को नंबरिंग चेंज करनी है, इसको पहले पे लाना है, इसको इसको तीसरी पे लाना है, तो उसके लिए हमारा जो बेस्ट व्यू होता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। और ये सारी व्यूज़ के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पावर पॉइंट में कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा? स्लाइड्स, स्लाइड्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, एनिमेशन पे आ जाएगा, एनिमेशन की जो टाइप्स होती हैं उस पे आ जाएगा, ठीक है, व्यूज़ पे आ जाएगा, ठीक है, मास्टर व्यू पे आ जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो कोर टॉपिक्स हैं पावर पॉइंट के। वहाँ से अगर सारे लोग सोचते हैं कि यार पावर पॉइंट से शॉर्टकट की, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी शॉर्टकट की से ही क्वेश्चन आए। ठीक है, सेवन्थ, सेवन्थ हो गया ना? हाँ, एट्थ पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग द प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू अभी मैंने बताया था, आप खुद बताओगे। तो एट्थ का क्या आंसर होगा? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ द ऑडियंस सीज द सेम इंटरफेस एज द प्रेजेंटर। तो मैंने यही बताया था कि
जो प्रेजेंटर होता है सिर्फ उसी को दिखाई देती हैं, और प्रेजेंटर ने भी याद करने के लिए लिखा होता है कि यार जब मैं एक बारी उसको रीड करूं तो मेरे को पता चल जाए कि मेरे को जो ऑडियंस है उनको दिखाना है, उनको क्या दिखाना है, ठीक है, अगर मेरे को कुछ भूल जाए तो ये चीज़ ऑडियंस को नहीं दिखाई देती, ठीक है, जो टेक्स्ट होता है वो ऑडियंस को नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर को दिखाई देता है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी कि द ऑडियंस इज द सेम इंटरफेस एज द प्रेजेंटर, ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा हमारे पास। और ए, इट रिक्वायर टू स्क्रीन, मैंने बताया था दो स्क्रीन, ऊपर में हमारे पास जो स्लाइड होगी और नीचे जो टेक्स्ट, जो हमें मतलब जो चीज़ भूल ना जाए वो याद रखने के लिए लिखा हो तो वो हमें दिख जाए वहाँ पे, तो इसीलिए हम टेक्स्ट लिखते हैं। इट अलाउज द प्रेजेंटर टू सी अपकमिंग स्लाइड्स एंड नोट्स, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड अ टाइमर ट्रैक भी होता है इसमें, ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो इसका जो मेन जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो बी हो जाएगी, ठीक है। अब मैच द शॉर्टकट की विद इट्स फंक्शन, तो कंट्रोल डी मैंने बताया था डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, कंट्रोल एम हमें कोई न्यू स्लाइड जो है वो डालनी है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल के सबको पता होगा, एमएस वर्ड में बताया था हाइपरलिंक के लिए होता है, और कंट्रोल जी होती है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो नाइन्थ का क्या आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो मैंने आपको बताया था हैंड आउट व्यू में, ठीक है, हैंड आउट ऑप्शन में क्या होता है कि जब हम प्रिंट फॉर्मेट जब प्रिंट होके हमारे पास वो पीपीटी निकलेगी तो एक पेज पे हम कितने मैक्सिमम उस पर स्लाइड्स लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम जो होते हैं वो याद रखना, मैक्सिमम होते हैं 9 स्लाइड्स हो जाती है, और मिनिमम कितनी होगी, एक भी लगा सकते हैं, तो 9 इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। 9 स्लाइडें जो होती हैं वो लगा सकते हैं एक ही पेज पर जब प्रिंट होके निकले, ठीक है। क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11th, विच ऑप्शन in the insert tab allow you to create visual representation of the process hierarchies or cycles, तो क्या आंसर होगा इसका। वर्ड आर्ट तो सबको पता होगा कि ये स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, लेकिन स्मार्ट आर्ट जो होता है, याद रखना इसका आंसर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। इसके अंदर हमको फ्लो चार्ट, साइकिल, पिरामिड, हिराकी अगर दिखानी है ऐसे करके, जैसे पिरामिड देके ये लेवल 1 लेवल 2, उसके लिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट हो जाता है। वर्ड आर्ट क्या होता है, स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए होता है वर्ड आर्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड योर वॉइस नरेशन फॉर ए स्लाइड शो, विच टैब वुड यू अलो यू टू नेविगेट टू। तो अगर आप चाहते हो स्लाइड शो के बीच में आपको अपना एक वॉइस ओवर देना है अपनी, आप चाहते हो कि उस स्लाइड शो में मेरी आवाज़ भी चले साथ साथ में, तो उसका जो ऑप्शन आता है वो होता है स्लाइड शो रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। स्लाइड शो रिकॉर्ड के अंदर वो आपको दिख जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड शो, ठीक है। क्वेश्चन 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्लाइड लेआउट्स, स्लाइड लेआउट्स के बारे में बताना। पहले पढ़ते हैं, अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट, वीडियो एंड पिक्चर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यू कैन नॉट क्रिएट ए कस्टम लेआउट इन पावर पॉइंट, मैंने बताया कि हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है द टाइटल स्लाइड, आपको पता है जो भी सबसे पहली जो स्लाइड होती है उसको हम टाइटल स्लाइड ही कहते हैं, और ये पहली स्लाइड होती है बाय डिफॉल्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं, which feature allow you to create a presentation within a presentation by selecting only specific slides to show to specific audience। सपोज करो आपने 30 स्लाइड्स की बनाई प्रेजेंटेशन, आप चाहते हो 1 से लेकर 15 तक मुझे इन सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को दिखानी है, और फिर 15 से 30 तक एक सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को दिखानी है, तो वो जो फीचर होता है उसको हम बोलते हैं कस्टम स्लाइड शो। क्या बोलते हैं, कस्टम स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट में तो सबको दिख जाएगी ना, ठीक है, लेकिन कस्टम स्लाइड शो में आप आपको जो सिलेक्टिव है, जैसे 1 से 15 तक आपको किसको दिखानी है और 15 से 30 तक किसको दिखानी है, तो वो आप खुद भी कस्टम बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टम स्लाइड शो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स में लिख लेना कि एनिमेशन के टोटल कितने कैटेगरीज होती हैं। तो टोटल याद रखना, एनिमेशन की 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एंट्रेंस, कि ऑब्जेक्ट जब स्लाइड में एंटर करेगा तो वो कैसे एंटर करेगा, एंट्रेंस, ठीक है। दूसरा होता है एम्फेसिस, जब वो आएगा तो वो शो क्या करेगा, मतलब
ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर हाईलाइट कैसे हुआ, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब ऑब्जेक्ट कैसे स्लाइड से एग्जिट करेगा। और चौथा जो मैंने आपको बताया था मोशन पाथ, ठीक है, कि वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा। और मोशन पाथ भी मैंने आपको बताए थे, क्या इलेप्टिकल करेगा, ये सर्कुलर वाला करेगा या लीनियर करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं वो 4 होते हैं और ये मैंने बता दी। तो इनमें से बताओ कौन सा नहीं होगा। रोटेशन कोई होता ही नहीं है, ठीक है, एम्फेसिस होता है, एंट्रेंस होता है और एग्जिट होता है, ठीक है। और इसके कलर याद रखना, हाँ यार इंपॉर्टेंट है, कलर है, ठीक है। एंट्रेंस का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। एम्फेसिस का येलो होता है और एग्जिट का होता है रेड, ठीक है। ये 3 कलर आपको पता होना चाहिए। यार इतना डिटेल में ना मुझे नहीं लगता ये चलो लिख लेना जरूर नोटबुक पे, ठीक है। क्वेश्चन 16, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नोट्स पेज व्यू। तो रॉन्ग बताना है। नोट्स पेज व्यू में बताया था इट शोज द स्लाइड इमेज एट द टॉप एंड द टेक्स्ट बॉटम, बिल्कुल सही बताया था। इट इज प्राइमली यूज फॉर प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स, देख लेते हैं। द ऑडियंस कैन सी द नोट्स व्हेन यू प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मोड, नहीं ऑडियंस नहीं देख सकती, मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर देख सकता है, तो सी गलत हो जाएगा। इट इज प्राइमली यूज फॉर प्रिंटिंग स्पीकर नोट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट इन द नोट्स एरिया, ये भी सही हो जाएगा। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑडियंस नहीं देख सकती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर देख सकता है। वो भी क्या देख सकता है, वो भी उसने नोट्स ही लिखे होते हैं कि यार मैं भूल ना जाऊं, ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए वो वहाँ पे नोट्स लिख देता है। 17, when inserting a video, which playback option ensures the video starts immediately when the slides appear? 17 है, when inserting a video, which playback option ensures the video starts immediately when the slide appears? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेट करने पे जैसे ही स्लाइड आएगी तो आपकी जो वीडियो है प्ले हो जाएगी। ऑन क्लिक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और लूप अंटिल स्टॉप पे मतलब वो लूप पे चलती रहेगी जब तक आप उसे क्लिक करके ऑफ ना करो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18, मैच द पावर पॉइंट टर्म टू इट्स डेफिनेशन। और आपको पता है ऐसे मैच द फॉलोइंग जरूर बन रहे हैं आजकल, जो जेकेएसएसबी का ट्रेंड चल रहा है। तो 18 का बताना क्या आंसर होगा। तो थीम आपको पता ही होगा क्या होता है, थीम अ सेट ऑफ कलर फोन्स एंड इफेक्ट्स, तो फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा। वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है, उसी थीम का अलग कलर, कौन सी थीम चाहिए, ब्लू चाहिए, रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो सेकंड का मेरे ख्याल से थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का देखते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट आपको पता है कलर्स का मिक्स, मतलब शेडिंग जो होती है, मिक्सचर ऑफ कलर्स, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट थर्ड का हो जाएगा। फोर्थ तो ग्रेजुअल ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर्स, थर्ड का 4 हो जाएगा। और ट्रांजिशन क्या होता है, जो मैंने बताया था, विजुअल इफेक्ट बिटवीन द टू स्लाइड्स। और एनिमेशन जो स्लाइड के बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर जो मोशन लगता है उसको हम एनिमेशन कहते हैं। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। विच कीबोर्ड शॉर्टकट पॉजेज द स्लाइड शो एंड टर्न्स द स्क्रीन ब्लैक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और याद रखना डब्ल्यू दबाने पर जो स्लाइड शो होगी उसकी जो स्क्रीन हो जाएगी वो वाइट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू और बी ये याद रखने हैं, डब्ल्यू पे वाइट हो जाएगी और बी पे स्लाइड शो पे जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। वट हैपन्स इफ यू सिलेक्ट अ स्लाइड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस एच ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। ओल्डर वर्जन का पूछा है इसने, ठीक है। और हाइड स्लाइड इन द मेन्यू। अगर हम चाहते हैं कि ये स्लाइड्स हमारी चल रही है और इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैंने स्किप करना है तो उसके लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस एच। अब तो हाइड स्लाइड आ गया, लेकिन पहले का पूछा है तो उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते थे, वही हाइड स्लाइड की, तो वो होती थी कंट्रोल प्लस एच, ठीक है। 21 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिहर्स टाइमिंग्स। तो रिहर्स टाइमिंग्स क्या होती है ये आपको बताना है। अब रिहर्स टाइमिंग एक ऐसा फंक्शन होता है पावर पॉइंट में जो आपकी हर एक स्लाइड की टाइमिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दो तो आपको पता चल जाए कि यार कौन सी स्लाइड जो है वो कितना टाइम ले रही है, ठीक है, और मेरे को कितना बोलना है, ठीक है। तो मतलब टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए होता है, ये चीज़ याद रखना। और इसका ऑडियो से कोई लेना देना नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड ऑफ ईच स्लाइड, बिल्कुल सही है। यू कैन सेव दीज टाइमिंग्स टू रन द शो ऑटोमेटिकली, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, थर्ड नहीं, क्योंकि ऑडियो नरेशन ये रिकॉर्ड नहीं करता जो आप बोलते हो, ठीक है।
क्वेश्चन 22, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग द proportion ऑफ पार्ट्स टू ए होल परसेंटेजेस। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन पावर पॉइंट, तो वो भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कॉलम चार्ट। ठीक है, कॉलम चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले ये दिखता कैसा है। ठीक है, सबसे कॉमन होता है कॉलम चार्ट। ये दिखता कैसा है, इसमें वर्टिकल्स बार होते हैं, मतलब ऐसे बार्स होते हैं इसमें। ठीक है, और ये दो, मेरे को दो चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन दिखाना है, जैसे 2019 और 2020 की कितनी मेरी सेल्स हुई हैं, कितनी चीज़ें बिकी हैं, उसका कंपैरिजन दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास होता है कॉलम चार्ट। दूसरा चार्ट होता है मेरे पास बार चार्ट। सेम कॉलम चार्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें जो बार्स होती हैं वो लेटी हुई होती हैं, हॉरिजेंटल होती हैं ऐसे करके। ये भी सेम होता है, लेकिन अगर इसमें डेटा बड़ा है, ठीक है, अगर कैटेगरी के जो नाम है वो लंबे लंबे हैं, तो उसके लिए उसका कंपैरिजन दिखाने के लिए हम बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है लाइन चार्ट। ये आपने देखा होगा, चार्ट होता है ऐसे करके, ऐसे होता है, डॉट्स इसमें बनी होती हैं, कंपैरिजन लाइन जाती है ऐसे उठ के जाता है, तो ये हमारे पास होता है लाइन चार्ट। ठीक है, जो लाइन है वो ऊपर नीचे जा रही है, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आपका स्टॉक मार्केट का प्राइस होता है, बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो ऊपर जाएगी ये पॉइंट, और फिर नीचे आएगी अगर घटेगा तो ये होता है हमारा कौन सा, लाइन चार्ट। ठीक है, और किसके लिए इस्तेमाल, अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रेंड्स दिखाने के लिए कौन सा होता है, तो याद रखना वो होता है लाइन चार्ट। ठीक है, फोर्थ होता है हमारे पास बार चार्ट। ये प्रपोर्शन दिखाने के लिए, सॉरी बार चार्ट नहीं, पाई चार्ट, पाई चार्ट। और ये होता है हमारे पास प्रपोर्शन दिखाने के लिए, पिज़्ज़ा की तरह होता है, जैसे हिस्सा दिखाना है मेरे को परसेंटेज में, जैसे ये है, ये वाला हिस्सा मेरे को बताना है कि इसका कितना परसेंटेज होगा, तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है कौन सा, पाई चार्ट। किसी चीज़ का हमने परसेंटेज या हिस्सा शेयर करने के लिए दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास पाई चार्ट होता है। और याद रखना इसमें जो टोटल टोटल जो होता है ये पूरा 100% होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है पाई चार्ट में। और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में किस पार्टी को कितने वोट्स मिले, तो उस शेयर के लिए हम पाई चार्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपको बता दिए। 22, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग द प्रपोर्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए होल, तो अभी बताया था क्या आंसर हो जाएगा इसका, पाई चार्ट। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ पावर पॉइंट के रिलेटेड। ठीक है, तो नोटबुक पे लिखते रहना जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे। क्वेश्चन 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन द प्रिंट लेआउट सेटिंग। प्रिंट लेआउट सेटिंग में इनमें से कौन सा है जो वैलिड ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे प्रिंट लेआउट में पावर पॉइंट में कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले फुल पेज स्लाइड, जिसमें हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी स्लाइड एक पेज पे आ जाए। ठीक है, वो होता है फुल पेज पेज स्लाइड। और नोट्स पेजेस में क्या होता है, स्लाइड ऊपर चले जाती है और जो टेक्स्ट जो छोटा सा जिस जो याद रखने के लिए हमने लिखा होता है वो भी आ जाता है एक पेज पे। ठीक है, तो ये नोट्स पेजेस आ गया। आउटलाइन में क्या होता है बताया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, स्लाइड्स की जो ग्राफिक्स या फिर इमेज होते हैं वो प्रिंट नहीं होंगे, और सिर्फ जो टेक्स्ट होगा वो प्रिंट होगा टाइटल और बुलेट पॉइंट्स के साथ। तो ये प्रिंट होगा आउटलाइन व्यू में। और एनिमेशन स्क्रिप्ट जैसा कुछ भी नहीं होता, तो ये याद रखना है आपने कौन कौन से होते हैं प्रिंट लेआउट के ऑप्शंस, फुल पेज स्लाइड्स, नोट पेजेस और आउटलाइन। ठीक है, और हैंड आउट भी मैंने आपको बताया था, तो 4 होते हैं टोटल, ये याद रखना। 24 पे चलते हैं। टू सिलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट स्लाइड्स इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, विच की मस्ट बी हेल्ड डाउन वाइल क्लिकिंग, तो कौन सा होगा बताओ, क्या आंसर होगा इसका। दो चीजें याद रखना, शिफ्ट और कंट्रोल। पावर पॉइंट में शिफ्ट होगा लगातार स्लाइड्स सिलेक्ट करने की, एग्जांपल 1 से 10 तक मेरे को लगातार जो है वो सिलेक्ट करनी है कॉन्टिन्यूस, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगी शिफ्ट। लेकिन कंट्रोल नॉन एडजेसेंट पूछा है इसने, जो साथ साथ नहीं है, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, रेंडमली 3 हो गया, इनको अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल। बीच बीच की स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल, और लगातार कंटिन्यू स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ, नॉन एडजेसेंट स्लाइड जो साथ साथ नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका कंट्रोल। ठीक है,
25, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मार्ट आर्ट। पहला बोल रहा है इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बुलेटेड लिस्ट। सबसे पहले समझो यार कि स्मार्ट आर्ट होता क्या है, ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। दो चीज़ें याद रखना, ठीक है, डिफरेंस, स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट। आपने देखा होगा ऐसे करके ये फ्लो चार्ट बना होता है, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके। ये किसका कमाल होता है? स्मार्ट आर्ट का। वर्ड आर्ट में क्या होता है, जैसे आपने कोई ऐसे एक फ़ोटो लगाई और पीछे इसका एक इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, इसकी शैडो आ रही है, ठीक है, ठीक है, मतलब सुंदर बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है वर्ड आर्ट। किसी वर्ड को हमने सुंदर बनाना है, उसका 3D इफ़ेक्ट बनाना, उसकी रिफ्लेक्शन बनानी है, उसको थोड़ा-सा उसका मतलब शेप चेंज करनी है, किसी शब्द मतलब किसी वर्ड को हाइलाइट करना है, वो उसका थोड़ा-सा ग्लिटर करना चाहिए वर्ड को, मतलब थोड़ा चमकना चाहिए, उसके लिए सुंदर बनाने के लिए वर्ड आर्ट होता है। लेकिन उसी टेक्स्ट को अगर मैंने ऐसे फ्लो चार्ट में दिखाना है, ठीक है, थोड़ा-सा मतलब मोशन में दिखाना है, तो उसके लिए हमारा जो आ जाएगा वो हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ का हमने स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है, कोई लाइफ साइकिल दिखानी है, कोई प्रोसेस को समझाना है, तो उसके लिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। और वर्ड आर्ट समझ आ गया होगा स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये डायग्राम अपने याद रखनी है, जैसे कोई भी होता है ना, जैसे फ्लो, जैसे ये हो गया, एक पॉइंट हो गया, ऐसे ये कंपनी के मैंने साइकिल्स बता दिए, ठीक है, तो उसके लिए स्मार्ट आर्ट होता है। और वर्ड आर्ट में क्या होगा, किसी टेक्स्ट को मैंने सुंदर बनाना है, जैसे ये है, मैंने लिख दिया ABC। अब मैं चाहता हूँ यार ये गोल्डन में लिखा हो और सबको एक मतलब हाईलाइट होके दिखे, और इसका एक मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा इसको शैडो दिखा दिया कि ठीक है, और ये अलग से ही चमक रहा है, तो उसके लिए हमारे पास इस्तेमाल हो जाएगा वर्ड आर्ट। तो ये जो है वो डिफरेंस है इन दोनों में, स्मार्ट आर्ट में और वर्ड आर्ट में। अब चलते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट बताना है स्मार्ट आर्ट के रिगार्डिंग। इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बुलेटेड लिस्ट। अब समझो, सपोज कर लो ये मैंने बुलेटेड लिस्ट लिखी है ऐसे करके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाए, ऐसे ऐसे फॉर्मेट तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, बुलेट लिस्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, तो सही हो जाएगा, इट कैन, पहला सही हो जाएगा। यू कैन चेंज द कलर ऑफ स्मार्ट आर्ट आफ्टर इन सेटिंग, बिल्कुल, अगर ये ब्लैक है तो मैं इसको किसी भी कलर में चेंज करता हूँ, सही हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट इज ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक स्टैटिक इमेज एंड कैन नॉट बी एनिमेटेड, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई भी स्टैटिक इमेज नहीं होती, और एनिमेट हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ, एरो को उल्टा सीधा डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ, तो सही हो जाएगा। यू कैन ऐड और रिमूव शेप्स विद इन ए स्मार्ट ग्राफिक्स, अभी बताया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो सी इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन 26 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई ड्रॉपर टूल इन ए पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में आई ड्रॉपर टूल क्या होता है? सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं जो पावर पॉइंट के रिलेटेड हैं, ठीक है, और आई होप आपने नोटबुक पे लिखा होगा। फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं और ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा, या टेलीग्राम पे आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 26 को बताना। अब आई ड्रॉपर भी समझ लेते हैं, आई ड्रॉपर क्या होता है। आपने मेरे क्रैक JKSSB का लोगो देखा होगा, ठीक है, कुछ रेड और वाइट कलर का है, ठीक है। मान लो मैंने पावर पॉइंट में ये अपना लोगो लगाया है, और मैं चाहता हूँ यार जैसा इसका कलर है ना वैसा ही कुछ मैं लिख रहा हूँ तो उसका भी सेम कलर हो, क्योंकि कलर पैलेट में मेरे को ऐसा कलर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसी के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है किसका, आई ड्रॉपर का। अब आई ड्रॉपर मिलता कहाँ पे है, तो आई ड्रॉपर आपको फॉर्मेट टैब में शेप फिल या टेक्स्ट फिल पे क्लिक करने पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको आई ड्रॉपर का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आपको क्या करना है, माउस से वहाँ उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसका आपको कलर बदलना है। सपोज कर लो मैंने ABC का कलर बदलना है, तो इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया। अब माउस को फिर मेरे को वहाँ पे लेके जाना है जिसका मैंने कलर जहाँ से कॉपी करना है, तो फिर मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, और क्लिक कर दूंगा, तो आई ड्रॉपर से क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है वो इस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल होता है आई ड्रॉपर से, ठीक है। तो आई ड्रॉपर क्या, फिर से बता देता हूँ, अगर मेरे को किसी कलर पैलेट में मेरे को कोई कलर नहीं मिल रहा और मैं चाहता हूँ कि यार यही पर्टिकुलर चीज़ का कलर मेरे को अपने टेक्स्ट में चाहिए, तो मतलब वही कॉपी पेस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल होगा उसी को हम बोलेंगे आई ड्रॉपर, ठीक है। तो देख लो, अब मारो इसका सही जवाब क्या आंसर होगा क्वेश्चन 26 का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आई ड्रॉपर टूल इन अ पावर पॉइंट? टू मिक्स टू कलर्स टुगेदर नहीं, टू मैच ए कलर एग्जैक्टली फ्रॉम एन इमेज और ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो बिल्कुल
26 का बी जो है इसको सही आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर। ठीक है। 27 सारे व्यू बता दिए, रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड मास्टर। चलो लगाओ फिर आंसर क्या होगा। तो रीडिंग व्यू, व्यूइंग प्रेजेंटेशन इन ए विंडो विथ कंट्रोल। ठीक है। रीडिंग व्यू में आपको पता है स्लाइड शो जैसे चलता है, लेकिन हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रॉपर स्लाइड शो में क्या होता है, वो स्क्रीन पूरी लॉक हो जाती है, हम उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। आउटलाइन व्यू में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखेगा, सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। अगर हमें टेक्स्ट को एडिट करना और ग्राफिक्स जो होता है वो हट जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें टेक्स्ट दिखता है। और ये किसके लिए बेस्ट होता है, अगर हमें टेक्स्ट को एडिट करना है। तो आउटलाइन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, सेटिंग डिफॉल्ट फोन्स एंड लेआउट। ठीक है। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा, तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन 28, विच फीचर वुड यू यूज टू जंप टू a specific slide or open a web page by clicking on object during a presentation? तो ये तो सबको ही पता होगा यार, हाइपरलिंक। ठीक है। और क्या इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है। इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन विच ऑप्शन अलो यू टू यूज a पिक्चर एज ए बैकग्राउंड बट मेक्स इट लाइटर सो टेक्स्ट इज रीडेबल? यार ये तो सिंपल है, ट्रांसपेरेंसी समझो क्या होता है। सपोज कर लो ये कोई भी एक रैंडम फोटो है, मैं चाहता हूँ यही है जो मेरी स्लाइड का बैकग्राउंड बने, लेकिन ये इतनी डार्क होगी ना कि इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट मुझे नजर नहीं आएगा। तो इसी को अगर मेरे को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी करनी है, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का करना है ताकि जो टेक्स्ट है लिखा हुआ वो मैं पढ़ सकूं, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ये चीज। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग allows you to apply specific animation effect to start only when a specific object on the slide is clicked? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्पेसिफिक एनिमेशन इफेक्ट को चलाने के लिए कौन सा फंक्शन हमें अलो करता है कि हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और वो हमारा स्पेसिफिक एनिमेशन चले। ऐसे अब आप कोई भी एनिमेशन पे सिंगल क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ट्रिगर फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कोई भी, जैसे ये स्लाइड पे मैंने सपोज कर लिया, यहाँ पे एक बॉल है, बॉल पे क्लिक किया, फिर जाके इस स्लाइड की एनिमेशन चली, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इसी और कहीं पे क्लिक करने पे नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस बॉल पे क्लिक करने पे चलेगी। तो उसी फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिगर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रिगर। ठीक है। तो ये हो गए आपके पावर पॉइंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, सारा कुछ बता दिया। और ये रही आंसर की, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा बचा है एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस पे चलते हैं। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन एंड तक आपको बने रहना है। ठीक है। अब जान लो वीबी, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वीबीए फॉर एक्सेल। ठीक है। वीबीए फॉर एम एस एक्सेल और XML इन पावर पॉइंट, दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले वीबीए की अगर मैं बात कर लूँ, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और VLW के एग्जाम में इसका आंसर मतलब जो क्वेश्चन है वो आया गया है। और इसको एक्सेल का रोबोट भी बोलते हैं। रोबोट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप MS एक्सेल पे सपोज कर लो रोजाना एक ही काम करते हो, जैसे डेटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हो। ठीक है। तो बार बार वो चीज़ें आप करोगे तो एक टाइम पे बोर हो जाओगे। लेकिन आप चाहते हो कि यार यही सेम चीज़ मैं किसी एक पर्टिकुलर एक कोड बना लूँ, और कोड बनाते ही जब मैं उसको एक्सेस करूँ तो वही जो सेम चीज़ मैं बार बार कर रहा होता हूँ वो अपने आप हो जाए। ठीक है। ऑटोमेट हो जाए। तो ऑटोमेट करने के लिए जो कोड इस्तेमाल करते हैं वो होती है VBA, जिसे हम बोलते हैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये चीज़ आपको याद रखना है, मतलब रेपिटेटिव काम को बार बार करने के लिए एक ही टाइप का आपने उसको ऑटोमेट कर दिया ताकि वो कोड से ही बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं। वो किससे होता है, तो VBA से होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब XML क्या होता है, फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है।
ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है आपकी जो भी प्रेजेंटेशन है उसका डेटा, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, कलर्स हो, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी का अगर मैं बात करूँ तो इसीलिए आपका जो एक्सटेंशन होता है वो PPTX होता है, और एक्स ही जो होता है वो होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारा जो भी प्रेजेंटेशन का डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखता है। ये चीज़ आपने याद रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो उसको ईज़िली कंप्रेस कर देगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ कर देगा अच्छे तरीके से। और सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इससे फाइल जो होती है वो करप्ट जल्दी नहीं होती, क्योंकि ये एक XML टेक्स्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर एक लाइन में कोई डिफरेंस आपसे पूछ ले वीबी और एक्सेल में क्या, XML में क्या डिफरेंस है, तो एक्सेल से काम करवाने का जो तरीका होता है, ऑटोमेशन जिसको हम बोलते हैं, वो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं VBA। और पावर पॉइंट फाइल को अगर हमने सेव करना है उसका जो तरीका होता है वो होता है XML। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और 30 MCQs में ऑलमोस्ट पावर पॉइंट खत्म हो गया है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स थे पावर पॉइंट के वो खत्म हो गए। ठीक है, अब वो भूल जाना कि टैब से क्वेश्चन आता है, फाइल से, होम से, वो तो सब में तीनों चीज़ों में कॉमन होता है, चाहे वो आपका एक्सेल हो, वर्ड हो, और आपका पावर पॉइंट हो। वहाँ से सवाल नहीं आता है। पावर पॉइंट के जो बेसिक फंक्शन होते हैं वहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पावर पॉइंट में है क्या क्या और एक्सेल में भी क्या क्या है। एक्सेल में भी सेम चीज़ मैंने बताई थी, और आपने उस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है और वर्ड को भी पसंद किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा दूसरे टॉपिक पे जो है MS एक्सेस। ठीक है, सबसे पहले MS एक्सेस की कुछ बातें कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना MS एक्सेस क्या है, एक DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और स्पेशली कौन सा DBMS है, क्वेश्चन भी आता है कि जो MS एक्सेस है ये कौन से टाइप का DBMS है, तो याद रखना ये RDBMS है। और DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और R है रिलेशनल। रिलेशनल इसीलिए है क्योंकि डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है जो आपस में लिंक्ड रहती हैं, अलग अलग टेबल्स में होता है। और याद रखना MS एक्सेस और MS एक्सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि एक्सेल जो होता है वो छोटा या मीडियम डेटा सेव करने के इस्तेमाल होता है, जिसमें हमें पता है कि अप्रोक्स जो 10 लाख जो रोज होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं एक्सेल में। लेकिन एक्सेस में बहुत बड़ा डेटा होता है, एक्सेल से कई गुना ज़्यादा डेटा को हैंडल कर सकता है। और MS एक्सेस में हम अगर मैं बात करूँ तो डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री के काम में इस्तेमाल, फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज बना सकते हैं। और कस्टमर का रिकॉर्ड जानने के लिए जो काफ़ी बड़ा होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सेल को आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में कैलकुलेशंस होती हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, घटाना है, जोड़ना है, एवरेज निकालना है, चार्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है एक्सेल। ठीक है, और एक्सेस का अगर मैं बात करूँ तो डेटा एंट्री के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो MS एक्सेस रहता है। और बल्क में डेटा को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल हम MS एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको MS एक्सेस के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेस की एक्सटेंशन क्या होती है। 2007 से पहले की अगर बात करें तो इसकी जो एक्सटेंशन थी वो थी MDB। और 2007 के पहले की बात करूं तो MDB थी, और 2007 के बाद जो आई, 2007 के बाद जो आई वो आ जाएगी .ACCDB। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो हम जान लेते हैं कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज रहता है। आपको सबसे पहले ये याद रखनी है, MS एक्सेस में जो सबसे छोटी यूनिट रहती है उसको हम बोलते हैं बिट। ये स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है। ऐसे भी कंप्यूटर हिराकी में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट ही रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फील्ड, जिसे हम कॉलम भी कहते हैं, कॉलम की फॉर्म में होती है, याद रखना। ठीक है, फील्ड। और याद रखना फील्ड जो होती है वो MS एक्सेस की हिराकी में सबसे स्मॉलेस्ट होती है, फील्ड से शुरुआत होती है। और फील्ड क्या है, सपोज करो मैंने एक नाम लिखा रमन। ठीक है, रमन एक सिंगल नाम आएगा फील्ड की कैटेगरी में। अब रमन की पूरी डिटेल्स
उसके पापा का नाम, उसकी मम्मा का नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, ये सब आ गया किसमें, उसके रिकॉर्ड में, रमन का रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आ गया फील्ड, फील्ड के बाद आता है हमारा रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड जिसमें उसकी पूरी डिटेल्स होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है टेबल। टेबल जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसे कितने नाम होंगे, उनकी कितनी डिटेल्स होंगी, तो उन पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा सेट होता है रिकॉर्ड का, उसको हम बोलते हैं टेबल। तो टेबल को हम बोलते हैं अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। और इसी टेबल का पूरा सेट, ठीक है, पूरी कलेक्शन किसकी, पूरे टेबल की, उसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टेबल का पूरा जो डेटा होगा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। तो सबसे पहले पहले कन्फ्यूजन हो, फिर से सुनो। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, फील्ड। ठीक है, जो एक सिंगल नाम होगा। अब रमन, जैसे हमने एग्जांपल लिया रमन, अब रमन की पूरी जो डिटेल्स होंगी, उसके पापा का नाम, मम्मा का नाम, एज, उसका क्या मतलब, सब कुछ जो भी डिटेल्स होंगी, वो सब आ जाएंगी रिकॉर्ड के अंदर। अब रिकॉर्ड क्या होगा, रिकॉर्ड की जो, तो रिकॉर्ड क्या होगा, सारी डिटेल्स रमन की। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे, टेबल। टेबल में क्या आ गया, पूरा जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है, उसकी हम कलेक्शन को बोलेंगे टेबल। और डेटाबेस किसको बोलेंगे, जो भी कलेक्शन होगा टेबल्स का, उसको हम बोलेंगे डेटाबेस। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे जो छोटी होती है वो होती है फील्ड, जिसमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है। सपोज कर लो कोई नाम है, फिर उसकी फर्दर डिटेल्स आएंगी रिकॉर्ड में। ठीक है, और पूरा कलेक्शन जो होगा रिकॉर्ड का, उसको हम बोलेंगे टेबल। और टेबल का जो पूरा कलेक्शन होगा वो होगा डेटाबेस। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, ये तो हो गया पूरा, हायरार्की हो गई एमएस एक्सेस की। अब हम बात कर लेते हैं जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्सेस की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं से ज़्यादा जो सवाल आते हैं। ठीक है, चार मेजर ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होता है टेबल्स। ठीक है, नोटबुक पे लिखना। पहला होता है टेबल्स, एक एक करके समझेंगे। दूसरा होता है क्यूरीज। ठीक है, तीसरा होता है फॉर्म्स, और चौथा होता है रिपोर्ट्स। ये चार क्या होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं एमएस एक्सेस के। और याद रखना टेबल्स को, सबसे पहले याद रखना टेबल्स को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ डेटाबेसेस। बैकबोन ऑफ डेटाबेसेस कहा जाता है एमएस एक्सेस में किसको, टेबल्स को। और यहीं पे जो होता है हमारा जो रॉ डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रोज में, जिसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम्स में। तो टेबल्स में क्या होता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है रो, आर से याद रखना, रोज तो मतलब रिकॉर्ड। अभी बताया था कि रिकॉर्ड क्या होता है। और कॉलम्स में, कॉलम्स मतलब क्या हो गया, हमारी फील्ड्स। ठीक है, एक सेकंड, इस अब एक एक करके समझा देता हूँ। ठीक है, टेबल्स हो गया ना, क्वेरीज समझो, क्वेरीज क्या होता है। क्वेरीज को याद रखना, क्वेरीज को ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और ब्रेन क्यों कहा जाता है, और ये क्वेरीज का जो इस्तेमाल हम करते हैं, ये स्पेसिफिक डेटा अगर मेरे को लेना है, सपोज करो कि मुझे, मैंने एक ऐसी क्वेरी डाली कि यार मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनका नाम जो है वो एस से स्टार्ट होता है, तो वो मेरे को वो सारे स्टूडेंट्स, उसका जो डेटा जितना भी है वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है, तो डेटा की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जो है वो क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और याद रखना ये क्यों हम कर पाते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और यही कोड हमें दिखाई देता है जब भी हम कोई क्वेरी को मतलब वहाँ पे करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसी कोड की वजह से हो पाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्वेरी में भी तीन फंक्शन आ जाते हैं। पहला होता है सिलेक्ट, हमें अगर उसका डेटा चाहिए किसी रिकॉर्ड का तो वो हमें बता देगा, जैसे मैंने बताया एस नाम के स्टूडेंट आ जाएंगे। एक्शन करना है, उस पर हमने चेंज करना है, अब मतलब अपडेट करना है, या उस डेटा को हमने डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्शन क्वेरी आ जाएगी। ठीक है, और एक होता है एसक्यूएल व्यू,
स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज व्यू इसलिए होता है क्योंकि कोई हमने क्वेरी डाली है, अगर मुझे उसका कोड चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एसक्यूएल व्यू हो जाएगा। मतलब उस क्वेरी का कोड जानने के लिए जो व्यू होता है वो होता है एसक्यूएल व्यू। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेरी भी हो गया, और तीसरा आ जाता है हमारे पास जो हो जाता है फॉर्म्स, जिसे हम द इंटरफेस भी कहते हैं। फॉर्म्स को हम कहते हैं इंटरफेस। फॉर्म्स को हम इंटरफेस भी कहते हैं। अब फॉर्म्स को इंटरफेस क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल में डेटा देखना ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें हज़ारों रोज़ होती हैं, ठीक है। फॉर्म का क्या चक्कर होता है कि एक बार में एक ही इंसान का डेटा हमें दिख जाता है, ठीक है, कि क्या-क्या उसका डिटेल है, क्योंकि एक सिंगल बंदे की जो पूरी डिटेल्स होती हैं हमें फॉर्म के ज़रिए नज़र आ जाती है। इसको सिंपल से समझो, आप जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हो, उसमें सुंदर सा पेज खोला होता है, उसमें पूरा आप अपना नाम डालते हो, अपनी डिटेल्स डालते हो, ऐज डालते हो। बस वही चक्कर एमएस एक्सेस में होता है। एक फॉर्म खुलता है, ठीक है, उसमें यूज़र का पूरा डेटा दिया होता है ताकि साफ-सुथरी चीज़ें हमें दिख जाएँ। और टेबल में यही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि उसमें हज़ारों रोज़ होती हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसी का जो काम होता है वो फॉर्म्स करता है, इसीलिए इसे यूज़र फ्रेंडली भी कहा जाता है, और इंटरफ़ेस इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लास्ट जो हमारे पास चीज़ बचती है वो होती है रिपोर्ट, जो हमारे पास फाइनल चीज़ होती है, जो हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, या पीडीएफ जिसकी हम बनाते हैं, इसी को बोलते हैं रिपोर्ट, जिसे आउटपुट भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना जो रिपोर्ट होती है उसे हम कैन नॉट बी यूज टू एडिट डाटा, मतलब हम उस पर डेटा नहीं एडिट कर सकते। ठीक है, ये आपको चीज़ होने चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी एमएस एक्सेस पे। अब इस पे फटाफट एमसीक्यू लगा लेते हैं, साथ साथ में करेंगे भी एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो बेसिक चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दी। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 एंड लेटर डेटाबेस फाइल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, भी बताया था। तो ए सी जी डी बी डॉट, ठीक है, 2007 के बाद दिया था, और 2007 से पहले बताया तो एम डी बी। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सेस इज प्राइमली यूज टू क्रिएटिंग ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, अभी बताया था यार, पूरा बताया था, तो क्या आ जाएगा, फॉर्म। ठीक है, वट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर ए फील्ड डिफाइंड एज ए शॉर्ट टेक्स्ट इन एम एस एक्सेस। तो लिमिट याद रखना 0 से 255 कैरेक्टर्स तक होती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 255। मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट इतनी होती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए प्राइमरी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं एमएस एक्सेस की, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीज इन एमएस एक्सेस, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है लेकिन यार क्या करें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले की जो होती है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, वो होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की, क्योंकि ये एक, सबसे पहले याद रखना, यूनिक की होती है। ठीक है, ये एक ही होगी, इसके जैसा कोई और नहीं होगा, मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है, याद रखना, हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दो कैंडिडेट्स का अगर मैं बात करूं तो रोल नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, दो बंदों का कभी भी आधार जो नंबर है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बात करूं दो बंदों का कभी भी आधार नंबर नहीं सेम हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, प्राइमरी की के अंदर। ठीक है, दूसरी हमारे पास की आ जाती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब वो सारी चीज़ें जो प्राइमरी की बनने लायक होती हैं उसी को हम बोलते हैं कैंडिडेट कीज़। जैसे अगर मैं बात करूं, रोल नंबर क्या है, सबका अलग है, फ़ोन नंबर क्या है, सबका अलग है, ईमेल आईडी क्या है, सबकी अलग है। तो तीनों में से अगर मैं किसी एक चीज़ को चुन लूं और उसको फिक्स कर लूं तो उसी चीज़ को मैं बोलूंगा प्राइमरी की। कैंडिडेट की क्या है, वैसी कीज़ जो प्राइमरी की बनने लायक हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ रोल नंबर,
फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये तीनों चीज़ें अलग-अलग हैं। लेकिन इन तीनों में से मैं किसी एक को अगर चूज़ कर ले रहा हूँ और उसे अगर मैं प्राइमरी की बना ले रहा हूँ, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे प्राइमरी की, फिर उसी के बेसिस पे डेटा को हम देखेंगे। तीसरी होती है अल्टरनेट कीज़। प्राइमरी की और कैंडिडेट की को छोड़ के जो बची हुई कीज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेट की, ठीक है? इसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास आ जाता है, जैसे फ़ोन नंबर आ गया, ठीक है? जैसे मैंने कैंडिडेट की में एक को सिलेक्ट कर लिया था और उसमें से 2 बच गए थे। जैसे कैंडिडेट की में मैंने क्या सिलेक्ट किया था? रोल नंबर, और उसमें बचे क्या-क्या? ईमेल आईडी बच गया, फ़ोन नंबर की बच गया। तो उसी को मैंने फिर डाल दिया अल्टरनेट की में, क्योंकि कैंडिडेट कीज़ में से मैंने एक को प्राइमरी बना दिया और जो बच गई वो बन गई हमारी अल्टरनेट कीज़। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है? तो ये जो 3 कीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक और की याद रखो, एक और की होती है जिसे हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है? फॉरेन की क्या करती है, ये 2 टेबल्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसे एक प्राइमरी की है, जिसमें एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, दूसरे टेबल में उसी स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स। तो ये जो रोल नंबर है यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है? इस टेबल का। तो एज़ ए यहाँ पे फॉरेन चीज़ वो काम कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं फॉरेन की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए प्राइमरी की। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू फॉर एवरी रिकॉर्ड। बिल्कुल सही बताया था। इट कंटेन्स नल वैल्यू, कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकती। ठीक है? हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। तो सेकंड गलत हो जाएगा। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। क्या सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि एक टेबल में एक ही आपकी प्राइमरी की होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है? Which data type is best suited for storing monetary values to prevent rounding errors? मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, ठीक है? तो एमएस एक्सेस का ऑलमोस्ट मैंने बेसिक बता ही दिया है, ठीक है? फिर भी आप ये एमसीक्यूज़ ट्राई करना और ये वाला ज़रूर देखना, क्योंकि ये अभी ही बताया है मैंने। टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, ठीक है? ये आपका सही होना चाहिए और इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे फिर वो नेक्स्ट वीडियो में, छोटी सी वीडियो में, मतलब 20 से 25 मिनट की वीडियो में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? तब तक आपने स्कोर शेयर किया है, करना है अपना, कि अभी तक आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से ठीक हुए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है? अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? थैंक्स।